सभ्यताओं का चर्च एवं स्टेट का द्वंद्व भारत के परिप्रेक्ष्य पर निरर्थक है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक धर्माचार्य एवं संत राज्य के हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन उत्कृष्ट एवं पक्षपात ढंगपूर्ण से कर सकता है। उन्होंने यह जीवंत प्रमाण है कि भारत की प्राचीन सभ्यता पश्चिम की सभ्यताओं से श्रेष्ठतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रचने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी भारत की सत्यनिष्ठा, उसकी संस्कृति एवं मर्यादा के श्रेष्ठ प्रतीक हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र में मुख्यमंत्री के रूप में आपका पुनः नियुक्त होना भी मील का पत्थर है। विलक्षण प्रतिमा के धनी योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक यात्रा वर्ष 1998 में प्रारंभ हुई। आप गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से सबसे युवा सांसद के रूप में 12वीं लोकसभा के लिए प्रथम बार निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में 5वीं बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रगाढ़ संसदीय अनुभव के धनी माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी संसद के अति सक्रिय सदस्यों में रहे हैं। आप संसद में राष्ट्र हित व जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। आप लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे हैं तथा संसद सदस्य वेतन एवं भत्ते संबंधी स्थायी संयुक्त समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। आप सितंबर 2017 से मार्च 2022 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में युवा मुख्यमंत्री की नेता सदन के रूप में आपकी कार्यशैली सभी विधायकों के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में नेता सदन के रूप में आपके नेतृत्व में सतत विकास के लक्ष्यों पर दिन रात 36 घंटे से अधिक समय तक अनवरत चर्चा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन का आयोजन तथा संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा की विशेष बैठक संपन्न कराई गई। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संसदीय क्षेत्र में दीर्घ एवं गहन अनुभव उत्तर प्रदेश जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्रशासनिक क्षमता एवं विकास के दृष्टिकोण के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश की प्रगति का आधार उन्हीं की कुशल प्रबंधन और विशेषता और आपके शैक्षणिक एवं चिकित्सीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक के रूप में भी आपने पद धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं नेता सदन के रूप में प्रदेश एवं सदन को पुनः आपसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य है कि इस प्रबोधन कार्यक्रम में आज सभी माननीय सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोल रहे ठीक। अठारहवीं विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में आज के समारोह कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सभी माननीय सदस्यगण और प्रमुख सचिव विधानसभा समेत विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले प्रबोधन कार्यक्रम के समारोह के अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि माननीय राज्यपाल महोदय जैसे एक अनुभवी संविधान विशेषज्ञ, शिक्षा, महिला कल्याण, बाल विकास और जीवन का एक लंबा अनुभव जिनके पास अलग अलग क्षेत्र का है, उसका लाभ आज उनके
महत्वपूर्ण उद्बोधन के अवसर पर माननीय सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश विगत 3 वर्षों से माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में, उनकी सक्रियता, उनकी कर्मठता के नेतृत्व में अलग अलग क्षेत्र में विकास और लोक कल्याण की अनेक योजनाओं को लागू करने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर आज नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों के इस विशेष प्रबोधन कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकाल के अपने इस दौरान कुछ नवाचार किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करते हुए देश की पहली विधानसभा, जो सबसे बड़ी विधानसभा है, और वह अब ऐसे लगती है जैसे वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर दिखनी चाहिए थी, और वह एक अच्छा प्रयास हुआ है। इस प्रयास का लाभ आप में से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाला है। थोड़ा अभ्यास आप करेंगे, ये जो डिवाइस वहां लगाई गई है टैबलेट के रूप में, उतना ही सरल है जितना आपका स्मार्टफोन या मोबाइल फोन। और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्मार्टफोन और डिवाइस का अपना इस्तेमाल न करता हो। उससे ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और उस अभ्यास के साथ अपने हाथ को आजमाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आपको भी लगेगा कि यह तकनीक तो बड़ी उपयोगी है और इसको हम बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो एक साथ आपका प्रशिक्षण ई विधान के साथ भी और विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए क्या नियम होने चाहिए, इसके साथ भी जुड़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से आप इस मामले में सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन सभी कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सौभाग्यशाली बनाती है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है और 25 करोड़ में से 403 ऐसे बिरले सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के भाग्य को लेकर के इस सदन में बैठ करके चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका एक ठोस परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए तो लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा।
नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था, एक मान्य सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट जिस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो चौथे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है, और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर आपकी बात नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो जनता भी उसको नकारात्मक भाव के साथ ही लेती है। उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है, बल्कि आपकी एक खराब छवि प्रस्तुत होती है। और अगर हमारे भाव सकारात्मक हैं, प्रदेश हित में है, देश हित में है, जनता के हित में है, लोक कल्याण के हित में है, तो जनता भी उसे उसी भाव के साथ लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता जी, उनसे कुछ भी नहीं छुपा रहता है। और इसलिए एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए जब हम जन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं, तो जनता हमें बार बार समर्थन देती है। और जिस मुद्दे को आप सकारात्मक भाव के साथ उठाते हैं, उसका परिणाम भी उसी प्रकार से सकारात्मक रूप से मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण जरूर दूंगा। मैं 1998 में गोरखपुर से सांसद बना। उस समय तक पिछले 20 वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बीमारी थी जिसमें 1 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चे उसकी चपेट में आते थे। हजारों की संख्या में मौतें होती थी। गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी में एकमात्र एक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, वह भी जर्जर स्थिति में था। 1998 में मैं सांसद बना। सांसद बनने के बाद मेरे पास पहली बार ये मामला आया। मुझे एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे एडमिट हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, आप एक बार आके देखते। तो मैं गया, लेकिन जैसे मैं अंदर वार्ड में जाना चाहता था, वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वार्ड में नहीं जाने दिया। खैर, मैं प्रतिरोध करते हुए वार्ड में पहुंचा। भयंकर बदबू थी, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। न बेड है, न बेड सीट है, गंदगी का अंबार है, भीषण गर्मी है। यही जून और जुलाई का महीना था, पंखा एक भी नहीं चल रहा था, एसी की बात तो दूर थी, और बड़ी भयंकर बदबू थी। मुझे पसीना आने लग गया, मेरे साथ के जितने लोग थे सबको पसीना आने लग गया, सब बाहर भाग गए। मैंने अपना गमछा लिया, अपने मुंह पे बांधा, और मैं गमछा बांध करके ही वार्ड में घूमने लग गया। और कार्यकर्ता फिर मुझे कहा कि थोड़ा यहाँ का टॉयलेट भी थोड़ा देख लीजिए। 3rd फ्लोर में वार्ड था और टॉयलेट पूरी तरह चौक था। मैंने वहां पूछा, मैंने कहा प्रिंसिपल तो हमारे साथ नहीं थे, डॉक्टर थे, मैंने कहा ये टॉयलेट कब से चौक है? कहा साहब कभी खुला ही नहीं। अब आप अनुमान कर सकते हैं कि 3rd फ्लोर का टॉयलेट अगर चौक है तो अनुमान कर सकते हैं। खैर, वो सब देखने के बाद मैं प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे सामने एक सूची दी। उन्होंने कहा साहब हमारे पास कुछ भी संसाधन, मैं इससे पहले बोलता तो उन्होंने मुझे सूची दे दी। उन्होंने कहा साहब हमारे पास न पंखे हैं, न बेडशीट है, न दवा है, कुछ भी तो नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे? तो मैं गया वापस, और उसमें से कुछ सामान मैंने, जैसे बेडशीट, मैंने 100 बेडशीट खरीदी अपने पास से,
वहाँ के कुछ उद्यमियों के साथ मैंने बैठक की। मैंने उनसे कहा भाई आप कम से कम पंखे और एसी दे दीजिए, वार्ड के लिए बच्चे हैं वहाँ पे। उन्होंने कुछ एसी पंखे दिए। फिर ऐसे ही कुछ अन्य सामान, बेड्स वगैरह कुछ मैंने लिए, और मैं तीसरे दिन एक ट्रक में भर करके लेकर के मेडिकल कॉलेज गया। मैंने वहाँ के प्रशासन को सौंपा। मैंने कहा इसको आप लीजिए, इसको आप चलाइए। फिर मैंने तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय माननीय कल्याण सिंह जी थे, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी स्थिति है और कैसे इसका। उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा भी देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे सब गरीब बच्चे हैं। इंसेफ्लाइटिस से जो मौत होती थी 90% बच्चे अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के थे। तो मैंने कहा इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उपचार नहीं करा सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि उस समय तक दवा लोग खरीदते थे, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक, हम ही व्यवस्था करवाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पूरी जानकारी मैंने ली। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे परमिशन ही नहीं मिली। एक बार प्रयास किया, नहीं मिला। दूसरी बार प्रयास किया, नहीं मिला। तीसरी बार प्रयास किया, नहीं मौका मिला। मैं स्पीकर से मिला। स्पीकर ने कहा कि देखिए आपकी सरकार है और आप अपनी सरकार के खिलाफ कैसे इस मुद्दे को उठा सकते हैं। मैंने कहा मुद्दा उठाने, मैं किसी खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मुझे केवल सदन में इस बात को रखना है। प्रमोद महाजन जी उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे। मैंने उनके सामने इस बात को रखा। उन्होंने कहा नहीं, मौका नहीं मिल पाएगा। मैं स्पीकर से जिद किया। मैंने कहा मुझे आप मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं 1 मिनट का मौका दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का दीजिए, मुझे इसमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी बात में दम लगता हो तो मुझे मौका देना, नहीं लगता है तो मुझे बिठा देना। अब आश्चर्य करेंगे कि मुझे केवल वहीं से मौका मिला। 2 मिनट का समय उन्होंने दिया। 2 मिनट के अंदर मैंने लक्षण बताने शुरू किए तो कुशीनगर से लेकर के और सहारनपुर तक के जितने सांसद थे सब खड़े हुए। सबने कहा साहब ऐसी बीमारी हमारे यहां भी है। उस समय अमेठी के सांसद भी खड़े हुए, डॉक्टर संजय सिंह वहां से सांसद थे। सहारनपुर से एक नकली सिंह, बहुत वरिष्ठ सदस्य थे, वो सांसद थे। ऐसे ही अलग अलग सांसद खड़े हुए। पीलीभीत से श्रीमती मेनका गांधी सांसद थी, वो भी खड़ी हुई। कहा तो हमारे यहां भी बीमारी है। और फिर इस पे चर्चा करने का समय मुझे मिला। कॉलिंग अटेंशन में आधे घंटे की चर्चा को मौका मिला और फिर ये चर्चा आगे बढ़ती गई। भारत सरकार ने टीम भेजनी शुरू की। कार्य प्रारंभ हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वायरल ने अपना नेचर बदला, चलती रही और हम लोग भी हिम्मत नहीं हारे। 1998 से जिस यात्रा को हमने प्रारंभ किया था, ठीक 20 वर्ष यानी 19 वर्ष के बाद मुझे मुख्यमंत्री बनने का जब अवसर प्राप्त हुआ, मैंने प्रदेश में अंतर विभागीय समन्वय बनाया। और मित्रों, आज इंसेफ्लाइटिस के 95% मौतों को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। एक बेहतरीन मॉडल है, ये बेहतरीन मॉडल है देश और दुनिया के लिए। कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसका एक मॉडल यह एक खड़ा हुआ है। और वही मॉडल जो हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया, आज वही मॉडल है जिसमें उत्तर प्रदेश ने कोरोना कालखंड में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है। वही अनुभव अंतर विभागीय समन्वय, एक एक अलग अलग विभाग को उसके साथ जोड़ने का कार्य, और यूपी के मॉडल की इसीलिए सर्वत्र सराहना भी हुई है। फील्ड में रहकर जब हम काम करेंगे, बहुत सारी व्यवहारिक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हर एक मामले में हस्तक्षेप करना,
हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम योजनाएं हैं हर एक विधानसभा के लिए, यहां पे हमारे विपक्ष के जुड़े हुए तमाम मित्रगण हैं, मैं उनसे भी बोलूंगा कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। आप हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए, जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है, क्योंकि आपकी विधानसभा है, आप इस समय विधायक हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर विकास के कार्य वहां हो रहे हैं तो उन कार्यक्रमों को अगर हम वहां बढ़ाने का कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके साथ जुड़ती है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि वह न केवल तटस्थता बनाते हैं मंत्रियों से, बल्कि वह तटस्थता बना देते हैं विकास के कार्यों से भी। और फिर उनके सामने भी संकट खड़ा होता है जब चुनाव आते हैं, और चुनाव के दौरान फिर जो संकट खड़ा होता है वो सबके सामने है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक तो जनता के प्रति हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी के साथ उन तक पहुंचाने के लिए अत्यंत संवेदनशील बनना पड़ेगा। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। और मैं तो विधानसभा से कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि हमारा प्रयास हो कि कम से कम 1 या 2 सदस्य विधानसभा में जो अच्छे हों, एक तो हम नए सदस्यों को बोलने का मौका जरूर दें। अक्सर क्या होता है, देखिए पिछली बार हमने 3 ऐसे सेशन चलाए थे इस विधानसभा के जो अपने अपने देश के अंदर मॉडल बने थे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर 36 घंटे तक सदन चला था। इसके पीछे चलाने का हेतु 2 था। एक, प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य हम सबके सामने दिया है, पूरे देश के सामने दिया है कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें क्या कुछ करना है। और उस चर्चा में मैंने देखा कुछ सदस्य ऐसे थे जो 36 घंटे तक सदन में बैठे रहे, और उसमें से काफी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया जिनको हम सोचते थे कि इनको कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन जब डिबेट में उन्होंने अपनी बात को रखी, क्योंकि रात्रि को 2 बजे तक तो मैं भी सदन में था,